अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है आज चैप्टर नंबर 2 का, जो कि लास्ट लेक्चर है। और इससे पहले जो है हम ये स्टार्ट करें, मैं आपको इसका ओवरव्यू देता चलूँ कि ये बायोलॉजिकल मेथड का चैप्टर है जिसके अंदर जो है हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी थी। अब यहाँ पर हमने अपना लेक्चर नंबर 4 जो है वो थ्योरी से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? थ्योरी से। अब थ्योरी से पहले का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि थ्योरी कैसे बन गई या थ्योरी जो है कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इससे पहले जब हम क्या कर रहे थे, हम जो है बायोलॉजिकल मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो स्टार्ट होता था कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन से होता हुआ वो पहुँच गया था आपके पास रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स के बाद आपने क्या करना है? रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स के बाद जो है दोबारा से क्या होगा, जब उसके ऊपर जो है दूसरे साइंटिस्ट या जितने भी प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, या जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं साइंटिफिक जर्नल्स की, वो जब उसको चेक करते हैं और उसके ऊपर जो है बार बार उस हाइपोथेसिस के ऊपर जो है क्या करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, और वो हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट करने के बावजूद रिजेक्ट नहीं होता, तो वो जो है क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाएगा। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरी। मतलब ऐसा हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट करने के बावजूद वो अपने इल्म पर, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस थी उसके ऊपर कायम रहता है और रिजेक्ट नहीं होता, तो वो क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है। और थ्योरी अगर ज़्यादा अरसे लंबे तक रहे तो वो प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाती है। मतलब उसके ऊपर बार बार टेस्ट होते रहे और उसके अंदर जो है चेंजेस ना हो तो वो प्रोडक्टिव थ्योरी कहलाएगी। उसके बाद वो जो प्रोडक्टिव थ्योरी है फिर भी सरवाइव कर जाती है, सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इट बिकम्स लॉ और प्रिंसिपल। तो वो क्या बन जाती है? लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। मतलब कि थ्योरी के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद भी वो रिजेक्ट नहीं होती, बल्कि उसके ऊपर जितना शक व शुबा किया जाए, उसकी जो है हर तरफ से जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएं और वो एक्सपेरिमेंट जो है ठीक साबित हो, ठीक साबित होने के बावजूद जो है वो अपने जितने भी उसके नताइज थे वो करेक्ट हों, तो वो आगे चलकर जो है क्या बन जाता है? एक लॉ बन जाता है और प्रिंसिपल बन जाता है। लॉ या जो प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल होता है और इसको तकसीम नहीं किया जा सकता, इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये नेचर ऑफ रूल्स को भी फॉलो करते हैं, इसीलिए इनको तब्दील नहीं किया जाता। इसीलिए बायोलॉजी के अंदर बहुत ही कम क्या हैं? थ्योरीज हैं, बहुत ही कम लॉज हैं। बहुत ही कम क्या हैं? थ्योरीज हैं, बहुत ही कम लॉज हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी है उसके अंदर जो उसके जीन्स हैं उनके अंदर क्या आती रहती हैं? वेरिएशंस आती रहती हैं, उनके अंदर तब्दीलियां आती रहती हैं, जिसकी वजह से अगर थ्योरीज बनाई गई हैं तो काफ़ी लंबे अरसे तक टिक नहीं सकती, और जो काफ़ी लंबे अरसे तक टिक जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है, और वो थ्योरी अगर उससे भी ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है टिक जाए तो वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाती है। उसके बाद आ जाता है डेटा की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। यहाँ पर जो है लॉ और प्रिंसिपल के बाद जो है आपका क्या जो बायोलॉजिकल मेथड था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद डेटा है। डेटा कैन बी डिफाइन एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़। उसको क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब वो क्वांटिटी, वो नंबर्स जो आपने एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से इकट्ठे किए हैं, नाम की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, हिंसों की फॉर्म में, डेट्स की फॉर्म में, उसको क्या कहेंगे आप? डेटा कहेंगे। उसके बाद डेटा ऑर्गेनाइजेशन है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन करेंगे। डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। हम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किस फॉर्म के अंदर? क्योंकि आपने जो डेटा इकट्ठा कर लिया अब उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है किसी जो है सेंटर के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। किसकी फॉर्म में कर देंगे? वो आप ग्राफिक्स की फॉर्म में करेंगे, टेबल्स की फॉर्म में करेंगे, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में करेंगे, मैप्स की फॉर्म में करेंगे, या डायग्राम्स की फॉर्म में। मतलब हमारी किताबों के अंदर जितने भी
डायग्राम्स होती हैं, चार्ट्स वगैरह बने होते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो डेटा ऑर्गेनाइज होता है, जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद करेक्ट साबित होता है और हमें पढ़ने के लिए जो है भेज दिया जाता है। उसके बाद डेटा एनालिसिस है। अब एनालिसिस जो है दो तरीके से करते हैं। एनालिसिस को करने के लिए जो है दो टर्म्स यूज होती हैं, एक है रेशो, एक है प्रोपोर्शन। रेशो जो है दो हिस्सों के दरमियान में, दो नंबर्स के दरमियान में जो इक्वलिटी है वो रेशो कहलाती है। मतलब ए और बी है, आपके पास क्या है, ए और बी। ए और बी के दरमियान में जो तनासुब है, निस्बत है, वो क्या कहलाती है, रेशो कहलाती है। उसको जो है आप ए रेशो बी भी लिख सकते हैं या ए और बी भी लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होगा, प्रोपोर्शन के अंदर जो है आप क्या करते हो, जो दो रेशोज होती हैं, मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अब ये चार रेशोज हैं, अब चार रेशोज हैं, मतलब चार नंबर्स हैं लेकिन दो रेशोज हैं। ए बी एक है, सी डी दूसरी है। अब ए बी और सी डी के दरमियान में जो तनासुब होगा, दो इक्वलिटी का साइन होगा, उसको आप क्या कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। मतलब ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी और सी और डी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है एक एग्जांपल है डेटा एनालिसिस की, जो स्पैरोज के ऊपर है कि आपके पास जो है अगर 20 जो है चिड़ियाँ हैं, 20 चिड़ियों में से जो है 7 या 8 या 12 जो है चिड़ियाँ मलेरिया मरीज़ हैं और बाकी जो हैं ठीक हैं। अगर वो फिर आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास 100 चिड़ियाँ हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि इनमें से कितनी जो है मलेरिया की मरीज़ हैं और कितनी जो है वो ठीक हैं। तो वो उसका आंसर 70 निकलता है कि 70 जो है मलेरिया के मरीज़ हैं, बाकी ठीक हैं। तो वो आपने रेशो और प्रोपोर्शन या डेटा एनालिसिस के अंदर लिखना है, खुद लिखना है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है। अब हमें पता है कि आपने जो डेटा एनालाइज किया है रेशो फॉर्म में, प्रोपोर्शन की फॉर्म में, या डेटा ऑर्गेनाइज किया है चार्ट्स की फॉर्म में, ग्राफिक्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में, अब उस डेटे को, ओवरऑल डेटे को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद, समराइजेशन करने के बाद जो है आपने उसकी मीन वैल्यू निकालनी है। और मीन वैल्यू निकालने के लिए जो है आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो यूज़ करना पड़ता है। मतलब स्टैटिस्ट यूज़ करनी पड़ती है, फार्मूलाज यूज़ करने पड़ते हैं ताकि आपका जो डेटा है उसकी मीन वैल्यू जो है आपके सामने आ सके। और उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है आपने क्या करना है, जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस जो है कहाँ पे अप्लाई करते हैं, कंप्यूटर के अंदर करते हैं। मतलब आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है, MS एक्सेल के अंदर, चार्ट्स की सूरत में, टेबल्स की सूरत में या नंबर्स की सूरत में। अब उस डेटा के ऊपर आप उस टाइम तक जो है अपना जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते जब तक जो है आप उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसीलिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल फ्रीक्वेंसीज फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। मतलब वो जो बायोलॉजिकल डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको ठीक करने के लिए या फॉलो करने के लिए जो है आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो मेरे भाई यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के साथ जो है हाजिर होंगे। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़।